हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूथ कंपटीशन का जो पीवाईक्यू है, जो उसका 31,000 वाला सॉल्व पेपर है, उसको हम लोग देख रहे हैं। और जो हमारा आज का पार्ट 4 है, जो आज का हमारा पार्ट 4 है, उसको हम लोग देखेंगे। क्या? पार्ट 4 भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित जो है, हम लोग आज प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, 25 से 30 क्वेश्चन है, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे हमारा जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, वो पूरा का पूरा इससे संबंधित क्वेश्चन और उद्देशिका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये चौथा टॉप पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट को देखा है, जिसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कंप्लीट किया, दूसरा संविधान सभा को कंप्लीट किया और तीसरा जो हमारे स्रोत हैं, संविधान के स्रोत, उनको कंप्लीट किया। ये चौथा टॉपिक है। कौन सा? उद्देशिका प्रस्तावना। इसको हम लोग देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं आपको बता दूं, इसी के साथ पैरेलल में एक मॉडर्न हिस्ट्री वाला भी चल रहा है, वो भी यूथ कंपटीशन का चल रहा है। उसमें भी हम लोगों ने 4 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आज मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, मतलब बना दूंगा, और आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा का पूरा हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग देख सकते हैं और बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, और उद्देशिका इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग भारत का जो उद्देशिका है ना, जो उद्देशिका प्रस्तावना है, उसी को देख लेते हैं कि ये प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना में क्या क्या चीजों को लिखा गया है, उन सारे चीजों को हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें प्रस्तावना की, जो हमारे देश की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी उद्देशिका है। इसमें क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है? देखिए, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। क्या? 3 प्रकार का जो है न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार का न्याय की बात की गई है। फिर उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर, 1 और 2, 1 और 2, समता, 2 प्रकार की समता की बात की गई है। 2 प्रकार की समता की बात की गई है। और एक बंधुत्व की बात की गई है। एक बंधुत्व की बात की गई है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कितने प्रकार की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। आपसे पूछता है कि अगर कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और 2 प्रकार की समानता या समता, प्रतिष्ठा और अवसर, और एक जो है कि बंधुता की बात की गई है। एक बंधुता की बात की गई है। यानी 3, 5, 2 और 1, 3, 5, 2 और 1। ये क्वेश्चन अभी आगे आएगा, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये जो प्रस्तावना है, इसमें एक बार संशोधन हुआ है। एक बार संशोधन करके इसमें जो है ना 42वां संविधान संशोधन हुआ था।
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 42वां, कब हुआ था? तो हुआ था 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। जो हमारा पहला था वो था समाजवादी, समाजवादी, और जो हमारा दूसरा था, दूसरा पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, और जो हमारा तीसरा था, तीसरा वो क्या था? अखंडता, अखंडता। इसमें ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको हमारे संविधान में इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये सारी चीजें रही इसके बारे में। चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि प्रस्तावना है क्या, इसके बारे में मतलब थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें प्रस्तावना की, अगर हम बात करें प्रस्तावना की, प्रस्तावना या उद्देशिका, तो इसको पहली बार यानी कि 13 दिसंबर 1946 1946 को जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। संविधान सभा में रखा गया था। संविधान सभा में रखा गया था। कब? 13 दिसंबर 1946। उसके बाद इसको 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, से पारित कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। क्या? इसे जो है ना जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया था। इसे संविधान सभा में रखा गया था और इसको 22 जनवरी 1947 के द्वारा संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया था। सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया गया था। बात करें इसकी तो इसे संविधान का कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और जो इसकी भाषा है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा, इसकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से था। संविधान से था। एक केस था जिसका नाम था बेरुबारी केस। क्या? बेरुबारी केस 1960 में प्रस्तावना को ये इसमें क्या गया था कि ये संविधान का अंग नहीं है, ये संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है, ये कहा गया था बेरुबारी केस में। बट एक केस आता है 1773 का, 1973 का केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है। संविधान का अंग माना जाता है, अंग माना जाता है, संविधान का अंग माना जाता है। किसको? बेरुबारी केस 1960 में इसे संविधान का अंग नहीं माना जाता था, अर्थात इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था। बट 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा गया कि यह संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन भी हो सकता है, यह संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन भी हो सकता है। 1976 में इसमें संशोधन भी हुआ था। 1976 में इसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन भी हुआ था। तो ये सारी ये सामान्य सी बातें हैं जो इसके आप लोगों को प्रस्तावना के बारे में याद रखनी होंगी, ये याद रखिए। बाकी अभी हम लोग अब
आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो अभी हमने आपको बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोक अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, उन सारी चीजों को अभी हम आगे देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो यहाँ पे घटनाएं दी गई हैं उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन लोक सेवा आयोग का एकदम हॉटस्पॉट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे लोक सेवा यानी कि पीसीएस के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस की अगर हम बात करें तो ये कब का है, तो ये कब का है, तो ये है 1965 का। कब का है? 1965। सज्जन सिंह केस 1965, बेरूबारी केस 1960 की है, और गोलकनाथ केस 1967 का है, और केशवानंद भारती 1973 का है। 1973 का है। यानी सबसे पहले बेरूबारी केस यानी कि 2, फिर उसके बाद 1965 यानी कि 1, फिर उसके बाद 1967 यानी कि 3, फिर उसके बाद 4 यानी कि केशवानंद भारती। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 2 1 3 4, 2 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4 यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है यानी कि 67 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद किसने कहा? ऑप्शन में इसमें है कैसिवियर, मोरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन और जेनिंग्स। ग्रेनविल ऑस्टिन और जेनिंग्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगर इसकी व्याख्या को देखें तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी थी। भारत क्षेत्र एवं जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधता से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था को अपनाना स्वाभाविक था। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान में संघीय संविधान के लक्षण प्रमुख रूप से और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान है। यानी कि प्रमुख रूप से इसमें संघीय लक्षण है और एकात्मक लक्षण जो है वो गौण रूप से विद्यमान है। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो इसलिए भारतीय संविधान को एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था के रूप में माना जाता है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय रूप में माना जाता है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 67। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यानी कि क्वेश्चन नंबर 68। भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य, ऑप्शन ए, मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है और न ही उसको छीना जा सकता है। संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। संविधान के कुछ लक्षण इसे अनिवार्य है कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए। ये जो मूल ढांचा यानी आधारभूत संरचना लाई गई थी, कब लाई गई थी? तो लाई गई थी 1973 में केशवानंद भारती केस में। किसमें? केशवानंद भारती केस में ये मूल ढांचा शब्द लाया गया था, आधारभूत संरचना शब्द लाया गया। ऐसा कहा गया था कि जो भी चीज आधारभूत संरचना यानी कि ऐसा कोई भी संशोधन जो संविधान के आधारभूत संरचना से मेल नहीं खाती है उन्हें शून्य घोषित कर दिया जाएगा और इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। इसमें आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, वो अनिवार्य है। यानी कि मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह कब लाया गया था? तो 1973 में केशवानंद भारती केस में। बढ़ते हैं हम लोग आगे। बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन है, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होता है। बात करते हैं 69 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान।
तो जाहिर सी बात है संविधान के अनुसार कौन सर्वोच्च है, तो संविधान ही सर्वोच्च है, क्योंकि इन सब की जो बात की गई है वो कहां पे की गई है, संविधान में ही की गई है। संविधान के द्वारा ही इनको शक्ति प्रदान की जाती है, संविधान के द्वारा ही राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को शक्ति प्रदान की जाती है। तो सभी का जो सर्वोच्च है वो कौन है, तो संविधान। संविधान जो है वो भारत संविधान के अनुसार सर्वोच्च है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान में कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? कौन सा ऐसा भाग है जो सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? पहला प्रस्तावना, दूसरा मूल अधिकार से संबंधित यानी भाग 3, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4, उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें तो ये जो तीनों पॉइंट है ये तीनों सही है, और तीनों जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। भाग 2 जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार लोगों को प्राप्त है, व्यक्तियों को प्राप्त है, किसके विरुद्ध, तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। और डीपीएसपी की बात करती है, डीपीएसपी भाग 4 की बात करता है, जिसका उल्लेख जो है 36 से 51 के बीच में किया गया है, 36 से 51 के बीच में किया गया है, और इसका 12 से 35 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल है ये, आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। बाकी प्रस्तावना आप जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय पंचांग जो है ना वो कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957। कब? 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को इसे स्वीकार किया गया। कब? 22 मार्च 1957 को इसको स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, याद रखिएगा, शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग अस्थायी रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर से मिलता है। इसमें चैत्र जो है ना, चैत्र मार्च को 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में चैत्र 21 मार्च को होता है। ये पहला दिन होता है भारत के कैलेंडर के अनुसार। पहला दिन कौन है? 22 मार्च। 22 मार्च पहला दिन है, और लीप वर्ष में चैत्र 21 मार्च का होता है। इससे स्टार्ट भारत का जो साल है वो स्टार्ट होता है, नया दिन जो है ये इसी दिन को होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? अब देखिए, अभी आप लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ लिया है, तो उसमें कौन सा वर्णित नहीं है पूछा है। अब देखिए, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। अब बताइए, विचार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की थी। हमने आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की थी, हमने आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की थी, हमने आर्थिक न्याय की बात किया था, हमने आर्थिक न्याय की बात की थी। ओके, हमने आर्थिक न्याय की बात किया था। तो इस तरीके से ये जो बी ऑप्शन है ये इसमें वर्णित नहीं है, यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़े हम लोग। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता वर्णित नहीं है, जबकि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, इनको याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा प्रस्तावना अगर याद हो जाएगा ना, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसका क्वेश्चन आराम से हल कर पाएंगे, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय की बात मैंने किया था, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, 2 प्रकार की समानता, जैसे प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख मिलता है, प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित मामलों में किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया गया है? किसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? मैंने आपको एक केस बताया, वो केस था वेरुबारी केस। बेरुबारी केस कब का है? तो 1960 का है, 1960 का है। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना यानी कि वह उद्देशिका, ये संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। किसमें बताया गया था? तो उद्देशिका यानी कि बेरुबारी केस 1960 में बताया गया था। 1960 में गोलकनाथ के बारे में हमने बताया कि ये 1967 का है, सज्जन सिंह के बारे में मैंने बताया था 1965 का है, और केशवानंद भारती के बताया था 1973 की बात करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और 1973 में इसे संविधान का अंग बताया गया था, ये संविधान का अंग बताया गया था, संविधान का अंग
बताया गया था। किसमें? किसमें? केशवानंद भारती केस 1973। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर, बाकी इसको हमने आपको बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का भाग नहीं है बताया गया था बेरुबारी में, और इसमें न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, किंतु केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना है। भारतीय संविधान का हिस्सा माना है, यह बताया गया था, इसमें न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि क्वेश्चन नंबर 74। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है। विधिक स्वरूप की बात करता है तो यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अगर व्याख्या को देखें तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी केस 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। परंतु केशवानंद भारतीवाद 1973 में इसे क्या किया गया? संविधान का अभिन्न अंग माना गया। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, विधिक रूप से न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 75। किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी, समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष को जोड़ा गया? अब हम बात करते हैं एक संविधान संशोधन होता है, एक संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां सीएए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब की बात है? 1976 की बात है। तो इसमें तीन शब्द को जोड़ा गया था। पहला समाजवादी, समाजवादी, समाजवाद, दूसरा पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, और तीसरा कौन सा था? अखंडता, अखंडता। इन तीन शब्दों को उद्देशिका में जोड़ा गया था, उद्देशिका में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1976 इसका आंसर हो जाएगा, 1976 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, बाकी इसको मैंने बता दिया। भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है संपूर्ण शक्ति का जो मूलभूत केंद्र है, स्रोत है, वो जनता है। संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है। भारतीय संघ राज्यों की कृति है, भारतीय संघ राज्यों की कृति है। फिर उसके बाद लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं। संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता के लिए आश्वस्त करता है। क्या? संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता के लिए आश्वस्त करता है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 आपको बताना है। तो संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है, तो ये ऑप्शन तो सही है, क्योंकि जनता के द्वारा ही अपनाया जाता है संविधान, जनता के द्वारा ही मान्यता प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तो सही है, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय संघ राज्यों की कृति है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं है, भारत के जो राज्य हैं वो संघ की कृति है, जो भारत के राज्य हैं वो संघ की कृति है। भारत के संघ में राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, वो अलग नहीं हो सकते हैं, वो शामिल तो हो सकते हैं आने का। देखिए ये भारत है, इसमें आप आ तो सकते हैं, आ तो बहुत आसानी से सकते हैं, बट इसमें से आप जा नहीं सकते हैं, आप अपने मन से आप इसमें से जा नहीं सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। अर्थात दूसरा ऑप्शन ये राज्यों की कृति नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यानी ये क्या है? जो राज्य है वो संघ की कृति है, वो संघ की कृति है, न कि संघ राज्यों की कृति है। फिर लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं, ये तो सही है। संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता के लिए आश्वस्त करता है, ये तीनों सही है। यानी कि दूसरा ऑप्शन गलत है। तो आप लोग देखिए, दो इसमें है तो ये गलत हो जाएगा, दो इसमें है तो ये भी हो जाएगा, दो इसमें है तो ये भी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा 1, 3, 4।
एलिमिनेशन के द्वारा आपका क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आपको पता है, दूसरा गलत है तो बाकी 3 अगर आपको नहीं पता है तो भी आप क्वेश्चन को इसको हल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 77। बाकी इसको आप लोग एक बार देख लीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि भारत की संपूर्ण शक्ति जो है ना जनता, संपूर्ण शक्ति का स्रोत जो है वो जनता में है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं है बल्कि राज्य संघ की कृति है, भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, भारतीय संघ जो है किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसलिए भारतीय संघ के संदर्भ में कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शब्द का स्पष्ट उल्लेख है और साथ ही सभी भारतीयों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात का उल्लेख मिलता है। ये रहे आपका व्याख्या, यानी आपका व्याख्या ये रहा जिसको मैंने पहले ही बताया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 77। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है, आपको बताना है का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं न्याय की। सामाजिक न्याय, देखिए कितने प्रकार का न्याय हमके बताया था आप लोगों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है इसमें। और स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, क्या था, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, धर्म और उपासना। 1 2 3 4 5, धर्म और उपासना, क्या 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और क्या बोला है, और प्रतिष्ठा और अवसर। समानता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की, क्या नाम है कि समानता, और भातृत्व 1, क्या, बंधुत्व की बात की गई है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 5 3 5 2 1, 3 5 2 1, यानी कि इसका आंसर 3 5 2 1, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 78। इसको मैंने आपको बता दिया। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही है, माने कौन सा आंसर जो है सही है, आपका बताना है। 78 है, 78 का भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, पहला ऑप्शन। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के लिए भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, तो ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन ए जो है ना ये तो सही है, 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, ये तो सही है, बट इसके कारण जो है ना भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत है। इसके कारण किसी भी प्रकार की भारत की संप्रभुता कम नहीं की जा सकती है, सिर्फ भारत इसका सदस्य है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा, क्या, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बस यही एक इसका सही हो जाएगा। बढ़े हम लोग आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 79। बाकी इसको मैंने आपको बता दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है,
बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। क्या उद्देशिका? तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अगर हम बात करें लोग प्रत्यक्ष की, तो ये प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष होगा, इसे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। राज्य के मुखिया को, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो गलत हो जाएगा। अब जिसमें 4 है वो गलत हो जाएगा। 4 बी में है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। जिसमें 4 है वो गलत हो जाएगा। बाकी जो 1 2 3 है ये तीनों सही है। अगर आपको पता है तो भी सही है, नहीं पता है, सिर्फ एक पता है ऑप्शन, तो उसके द्वारा भी आप लगा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं और 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा 79 का। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी एक बार इसके अगर आप लोग व्याख्या को देखें तो पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान के निर्माण पर असर पड़ा, जो पेश किया गया था। उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है, जिससे यह सूचित होता है कि संविधान भारत के लोगों को आदेशित करता है। हम भारत के लोग से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। भारत में संसदीय प्रजातंत्र संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, जिसमें कार्यपालिका प्रधान या राज्य का प्रधान नाम मात्र का प्रमुख होता है और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, अर्थात राष्ट्रपति की बात की जा रही है। राष्ट्रपति की बात की जा रही है। फिर वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री, जो वास्तविक कार्यपालिका होता है वो प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल में निहित होती है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनी जाती है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति थी। 1950 की बात कर रहा है, भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति थी। आपको बताना है, देखिए ध्यान में रखना होगा, 26 जनवरी 1950 भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तीसरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, चौथा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा, एक अभी मैंने बताया जस्ट पीछे कि एक 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा इसमें 3 शब्द, क्या, सामाजिक माने समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता, ये 1976, इसको समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 1976 में जोड़ा गया था। यानी प्रारंभ में, यानी कि जब संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो ये संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, यानी कि इस तरीके से जो पंथ निरपेक्ष है ऑप्शन सी ये गलत हो जाएगा, और इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात किया है 26 जनवरी 1950 की, 26 जनवरी 1950 की किया गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये तो था ही, बट उससे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है, ये था, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 80 का ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, इसको मैंने आपको बता दिया। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली का सही अनुक्रम में दी गई हुआ है। देखिए इसमें अगर आपको सही अनुक्रम लगाना है तो आपको उद्देशिका याद होना चाहिए कि हाँ उसमें क्या है, पूरा का पूरा याद होना चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखिए पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। तो देखिए अगर आपको याद है तो जाहिर सी बात है आपको आसानी से इसे कर ले जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसका क्रम है, सही क्रम इसका यही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़े। तो निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? इसमें बोला जा रहा है कि किसमें बताया गया था कि उद्देशिका को संविधान का भाग बताया गया। अब इसमें किसमें भाग नहीं था बताया गया था? तो 1960 का बेरूबारी केस। किसमें? बेरूबारी। बेरूबारी केस में, बेरूबारी केस में इसे संविधान का अंग नहीं बताया गया था। संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। और 1973 में भी बताया गया था कि यह संविधान का अंग है। 1973 में बताया गया था संविधान का अंग है, इसे संविधान का अंग माना गया था 1973 में। इसमें दिया क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो अब देखिए इसमें ना तो क्या नाम है कि इसमें 1973 दिया नहीं है, केशवानंद भारती दिया नहीं है, केशवानंद भारती दिया नहीं है 1973 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक केस आता है 1994 में, 1994 में मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसको भी क्या कहा गया? इसको भी क्या कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इसमें कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। बाकी इसका जो व्याख्या है उसको अगर हम लोग देखें तो उच्चतम न्यायालय ने बेरूबारी यूनियन 1960 में मत व्यक्त किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। नहीं है। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। केशवानंद भारती केरल राज्य 1973 के मामले में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 82, सॉरी क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। यह उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया था? तो यूएसए के संविधान से लिया गया था। यूएसए के संविधान से इसका विचार लिया गया था। हमने इसके पहले वाला जो क्लास था हमारा संविधान के स्रोत में बता दिया था आपको। साथ में ये क्वेश्चन यहां पे है। साथ में अगर आपसे उद्देशिका की भाषा पूछे, उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की भाषा, इसकी भाषा को कहां से लिया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है इसकी भाषा को। बट उसके पूछे कि संविधान उद्देशिका कहां से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार कि प्रस्तावना का स्रोत जो है अमेरिकी संविधान से। प्रस्तावना उद्देशिका संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना जो है ना या उद्देशिका संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है, इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसे याद करिएगा, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अगर आपसे पूछता है कि संविधान का जो प्रस्तावना है उसे संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? किसने कहा है परिचय पत्र? N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला इसका आंसर हो जाएगा अगर ये पूछेगा तो। बाकी ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा को लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा को लिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो जाहिर सी बात है कौन सी भाग कहला जाएगा? बताइएगा आप लोग, क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी संविधान को उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि बी आर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो किसे कहा है? इन्होंने जो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार,
संवैधानिक उपचार के अधिकार को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। और संविधान की आत्मा पूछे तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, उद्देशिका को। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। बाकी इसको मैंने आप लोगों को बता दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ऑप्शन में दिया है 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ये चारों ऑप्शन सही है, ये चारों ऑप्शन जो है सही है। उपयुक्त व्याख्या में चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि भारत में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकता है। प्रत्येक चुनाव कर सरकार का गठन कर सकता है। संप्रभुता संपन्न राज्य होने के साथ साथ भारत की सामाजिक व्यवस्था लोकतांत्रिक ढंग से चलती है, क्योंकि नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की अनेक अधिकार प्राप्त हैं। उद्देशिका में नीति निर्देशक तत्वों से स्पष्ट होता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है उद्देशिका से, और राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से पता चलता है। बढ़े अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। हिस्सा नहीं था। इसे जो है कब जोड़ा गया था? तो 42वां सीए के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था। कहां पे? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। ओके, इसने पूछा है कि इसका अर्थ क्या होता है। भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। और चौथा जो ऑप्शन है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई ऑप्शन मतलब कोई धर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात भारत जो है ना, इसमें किसी भी प्रकार किसी धर्म को ये मान्यता नहीं प्रदान करता है। ये सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखता है। इसका कोई राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई एक धर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। बाकी मैंने आपको ये बता दिया, आप लोग देख सकते हैं इसको। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अभिप्राय यह नहीं है कि लोग धार्मिक भावनाओं का ख्याल ही न किया जाएगा। इसका अर्थ है कि सिर्फ यह होगा कि संसद को जनता पर किसी विशेष धर्म को थोपने की शक्ति नहीं होगी, अर्थात राज्य धर्म के प्रति तटस्थता का भाव रखेगा। तटस्थता का भाव रखेगा। तटस्थता का भाव रखेगा, ये कहा गया है। इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले, यानी कि 87 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। कहां पे इनकी आगे जो है व्याख्या की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में, संविधान के पाठ में, मतलब संविधान के पाठ में कहीं नहीं की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य। ये तीनों जो भाग हैं संविधान के, जो तीनों भाग हैं संविधान के, यानी कि मूल अधिकार का जो भाग है, भाग 3 में इसका उल्लेख है। कहां से? 12 से लेकर 35 के बीच में, 12 से लेकर 35 के बीच में। और इसका जो राज्य के नीति निर्देशक है ये कहां पे है? तो भाग 4 में है। भाग 4 में है। भाग 4 में इसका उल्लेख जो है वो 36 से लेकर 51 के बीच में है। और जो मूल कर्तव्य है इसकी बात करें तो भाग इसका क्या है? 4 क है। 4 क है। और इसका जो आर्टिकल है वो 51 क है। इसमें 11 कर्तव्य दिए गए हैं। कितने? 11 कर्तव्य दिए गए हैं। ये अगर बात करें तो मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। कौन? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो था मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे क्या है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसको
जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग आगे बढ़े, यानी कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बाकी इसकी व्याख्या को हमने आपको बता दिया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं। कल्याणकारी राज्य की बात करता है भारत, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, बताइएगा। साम्यवादी। साम्यवादी, इसका दर्शन जो है ना, उस साम्यवादी की बात नहीं करता है। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है क्या? साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य इसका दर्शन नहीं है। साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट होती है, जबकि समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। क्या कल्याणकारी की बात जो है उन नीति निर्देशक तथ्यों में, और समाजवादी और राजनीतिक समानता कहां पे? प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो भारत के संविधान, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को कब स्पष्ट किया था? किस वाद में स्पष्ट किया था? तो बताना है आपको, केशवानंद भारती। केशवानंद भारतीवाद 1973। केशवानंद भारतीवाद 1973 में मूल ढांचे का सिद्धांत लाया गया था, या आधारभूत ढांचा का सिद्धांत लाया गया था। किसमें? केशवानंद भारती में। केशवानंद भारती याद करिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पहले इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय संविधान और भारतीय राजनीतिक लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। भारत में संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती 1973 द्वारा स्पष्ट किया गया। 1973 द्वारा स्पष्ट किया गया था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली जो है ना, वो उद्देशिका में, सॉरी, वो संविधान में उल्लिखित नहीं है। वो संविधान में उल्लिखित नहीं है, आपको बताना है। तो वो कौन सा है? तो बजट। क्या है? बजट की बात नहीं की गई है संविधान में। संविधान में बजट की बात नहीं की गई है। संविधान में बजट की बात नहीं की गई है। अगर हम बात करें, भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है। यह फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसमें इसी में वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण बजट कहा जाता है। इसे बजट कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। बजट का संबंध हमारे संविधान में, मतलब कि इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। जो उल्लेख किया गया है वो 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था प्रस्तावना का, वो कंप्लीट होता हुआ। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को देखा है यूथ कंपटीशन से? तो अगर बात करें, जो हमारा पहला टॉपिक था वो था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा जो हमारा टॉपिक था संविधान सभा, और तीसरा जो टॉपिक था वो था संविधान के स्रोत। और जो हमारा चौथा टॉपिक था आज का, वो उद्देशिका प्रस्तावना की बात करता है। उद्देशिका या प्रस्तावना, इसकी बात करता है। ये 4 टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। और जो हमारा 5वां टॉपिक होगा वो क्या होगा? अनुसूची, प्रमुख अनुच्छेद, संविधान के भाग, इन सारे चीजों को हम लोग 5वें टॉपिक में देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा यही होगा। इसमें क्वेश्चंस ज्यादा है, हो सकता है कि हम लोग उसमें 2 क्लास को करना पड़े हम लोगों को, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस
ज्यादा है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये चारों टॉपिक बताए गए हैं, जो जो चारों टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट किया गया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को क्या है कि ये टॉपिक अच्छा लगता है, यानी कि हमारे द्वारा जो पढ़ाई की गई चीजें हैं वो अच्छा लग रहा है, यानी वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, क्योंकि अगला जो हम टॉपिक यहाँ पे डालेंगे, ताकि कोई भी वीडियो हमारे द्वारा यहाँ पे अपलोड किया जाए तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हो सकता है कि हम जल्द से जल्द लाइव आने का प्रयास करेंगे। लाइव में अभी क्या है ना, अभी देखिए क्या है कि सब्सक्राइबर अभी उतने हैं नहीं, लगभग हमको लगता है 30 सब्सक्राइबर है हमारे, जो 30 लोगों का, हमारा जो ये 30 लोगों का चैनल है, 30 लोगों की जो ये है, मतलब सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जो 30 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी शायद लाइव इसमें नहीं जा सकता, शायद लगभग लगभग 50 लोग जब इसमें हो जाएंगे, 50 सब्सक्राइबर, तो हम लाइव आ सकते हैं। तो प्रयास है कि जल्द से जल्द हो जाएगा, और आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और इसको वहां तक पहुंचाइए और सभी लोगों के पास पहुंचाइए, क्योंकि 12 अक्टूबर को आप लोगों को पता है कि पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है, पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है, और ये पीवाईक्यू है, तो जाहिर सी बात है पीवाईक्यू एक जो है कि बेस्ट ऑप्शन होता है अपना रिवीजन करने का, अपना रिवीजन करने का बेस्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पे सारी चीजों को समझा के आपको बताया जा रहा है, तो ये अच्छा है। तो चलिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।